ये डोनरे डॉक्ट्रिन क्या है जिसका यूज करके डोनाल्ड ट्रंप पूरे साउथ अमेरिका को कैप्चर करने का प्लान कर रहे हैं एंड चाइना इससे क्यों डरा हुआ है? लेट्स अंडरस्टैंड डोनरे डॉक्ट्रिन इन जस्ट 5 मिनट। डोनरे डॉक्ट्रिन यूएस फॉरेन पॉलिसी मॉनरे डॉक्ट्रिन से इंस्पायर है, जिसे यूएस प्रेसिडेंट जेम्स मॉनरे ने 1823 में इंट्रोड्यूस किया था। इस फॉरेन पॉलिसी का मोटिव था यूरोपियन कॉलोनाइजर्स को वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि नॉर्थ, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका एंड कैरिबियन आइलैंड में इन्फ्लुएंस और इंटरफेयर करने से रोकना। पर डोनरे डॉक्ट्रिन का मोटिव यूरोप को नहीं बल्कि चाइना को वेस्टर्न हेमिस्फीयर से बाहर करने का। लेकिन कैसे? रिसेंटली यूएस फोर्सेस ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मैडुरो को कैप्चर कर लिया एंड नाउ वेनेजुएला पूरी तरह अमेरिका के कंट्रोल में है। पर ये होने वाला है, इसके बिल्डअप अगस्त 2025 से ही शुरू हो गया था, जब यूएस ने कैरिबियन सी में अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय किया और वेनेजुएला की एयर स्पेस को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। एंड एट द सेम टाइम वेनेजुएला की ऑपोजिशन लीडर मारिया कोर्नो मेचेडो को नोबेल पीस प्राइज दिया गया, जो कि क्लियर साइन था कि यूएस और यूरोप यहाँ पर रिजाइम चेंज की तैयारी कर रहे हैं। नाउ सोशल मीडिया पर नैरेटिव काफी पॉपुलर हो रहा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक इसलिए किया क्योंकि वेनेजुएला के पास में वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स है। Venezuela has the largest oil reserves in the world. बट एक्चुअल रियलिटी ये नहीं है। हाँ, वेनेजुएला के पास में ऑयल रिजर्व जरूर है, बट ये चीप क्वालिटी क्रूड ऑयल है जो कि यूजेबल है, डिमांडेबल नहीं। एंड यूएस का यहाँ पर अटैक करने के पीछे एक्चुअल रीजन था चाइना। लास्ट 10-15 ईयर्स में चाइना का लैटिन एंड कैरिबियन कंट्रीज में इकोनॉमिक एंड मिलिट्री एक्सपेंशन बहुत ज्यादा बढ़ा है, इतना कि अब लैटिन अमेरिकन कंट्रीज खुद इस प्रेशर को फील करने लगी हैं। 2024 में चाइना का आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर $8.5 बिलियन को टच कर गया, जो कि उसके OFDI का 6% है। इनफैक्ट मई 2025 में भी चाइना ने इन कंट्रीज के लिए 9 बिलियन युआन की क्रेडिट लाइन पास की। इसके अलावा चाइनीज स्टेट ओन्ड बैंक्स लाइक चाइना डेवलपमेंट बैंक एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना साउथ अमेरिकन कंट्रीज के बिगेस्ट लैंडर्स हैं, जिन्होंने अब तक इन कंट्रीज को $120 बिलियन का लोन दिया है। एंड इस लोन को चुकाने के लिए यहाँ की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑयल, एनर्जी फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज को लीज पर देती हैं। और इसमें भी वेनेजुएला चाइना का बिगेस्ट बोरोवर है, जिसने चाइना से $60 बिलियन का लोन ले रखा है। चाइना की लैटिन एंड कैरिबियन कंट्रीज को लोन देने के पीछे अब 3 मेन जियोपॉलिटिकल रीजन थे। फर्स्ट, वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे कंट्रोल, ताकि वो यूएस के ग्लोबल इन्फ्लुएंस को वीक कर सके, क्योंकि जब से यहाँ पर चाइना ने इन्वेस्ट करना शुरू किया है तब से यहाँ की टोटलिटेरियन एंड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स की स्ट्रेंथ बढ़ी है। और इसका प्राइम एग्जांपल खुद निकोलस मैडुरो है, और वो इसलिए क्योंकि चाइना सिर्फ इन कंट्रीज को लोन नहीं देता बल्कि इन्हें बैकडोर मिलिट्री एंड सर्विलेंस सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से ही यहाँ की एंटी अमेरिकन गवर्नमेंट्स स्मॉल एंड फ्रेजाइल इकोनॉमी होने के बावजूद अमेरिका के अगेंस्ट खड़ी हो पाती है। एंड सेकेंड रीजन है कैरिबियन सी रूट्स पर कंट्रोल, जो कि यूएस मरीन टाइम सिक्योरिटी का हॉटस्पॉट है एंड यहाँ से अमेरिका की 40% कंटेनर ट्रैफिक पास होता है, जैसे कि पनामा कोलन टर्मिनल पोर्ट एंड आमदोर क्रूज टर्मिनल डेवलपमेंट, जिन पर चाइनीज कंपनीज ने $1 बिलियन स्पेंड किए। वहीं क्यूबा का मारियल पोर्ट एंड द पोर्ट ऑफ सैंटियागो, जिनकी कंस्ट्रक्शन एंड फाइनेंस दोनों में ही चाइना इन्वॉल्व था। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि डोनाल्ड ट्रंप अगेन एंड अगेन पनामा कैनल को अपने स्टेटमेंट्स में इतना टारगेट क्यों करते हैं। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में चाइना ऐसे 37 पोर्ट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है। इनफैक्ट 2024 में क्यूबा से कुछ सैटेलाइट इमेजेस भी वायरल हुई, जो कि यूएस थिंक टैंक्स के अकॉर्डिंग चाइनीज इंटेलिजेंस बेसिस की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना क्यूबा में कम से कम 4 स्पाई बेसेस ऑन करता है। एंड द लास्ट रीजन है ताइवान। अब जब लाइबिलिटीज बढ़ती हैं तो अक्सर कंट्रीज को वही करना पड़ता है जो कि उनका क्रेडिटर चाहता है। चाइना ने इन कंट्रीज पर इकोनॉमिक प्रेशर बनाकर इन्हें वन चाइना पॉलिसी मानने के लिए फोर्स किया, जिसकी वजह से आज की डेट में मोस्ट ऑफ द लैटिन एंड कैरिबियन कंट्रीज ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं। एंड इसमें हॉन्डुरस रीसेंट वन है। 2023 में ताइवान से 8 प्रपोजल रिजेक्ट होने के बाद हॉन्डुरस ने अपने सारे डिप्लोमेटिक टाइज बीजिंग की तरफ शिफ्ट कर दिए एंड ताइवान को अलग देश मानने से ही मना कर दिया। अब अमेरिकन डीप स्टेट
वेस्टर्न हेमिस्फीयर में चाइना के इस इन्फ्लुएंस को काफी लंबे टाइम से मॉनिटर कर रहा था एंड डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, टैरिफ्स एंड सैंक्शंस के जरिए उन्होंने इन कंट्रीज को चाइना की तरफ जाने से रोकने की कोशिश भी की। एंड अगर आपने देखा हो तो यूएस के नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पेपर 2025 में भी मेन फोकस इस बार वेस्टर्न हेमिस्फीयर ही है और यही रीजन है कि पिछले 5-6 महीनों से अमेरिका इलीगल इमिग्रेंट्स एंड ड्रग कार्टल्स का पूरा नैरेटिव बिल्ड करके निकोलस मैडुरो को पावर से हटाने का प्लान कर रहा था ताकि वो इसके जरिए वेस्टर्न हेमिस्फीयर में इनडायरेक्टली ये मैसेज दे सके कि जो भी गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट जाने की कोशिश करेगी उन्हें भी यही फेस करना पड़ेगा। और इसीलिए अटैक के बाद यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने अपने स्टेटमेंट में ये हिंट तक दी कि उनका नेक्स्ट टारगेट क्यूबा हो सकता है और इसमें यूएस के लिए कुछ भी नया नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको ये क्लियर ज़रूर कर दूँ कि यूएस अभी भी कैरिबियन या फिर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में फ्री फेयर इलेक्शन या फिर डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि डिपेंडेबल एंड वीक कंट्रीज़ को अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए यूज़ करना ज़्यादा आसान होता है स्टेबल कंट्री के, जिसकी वजह से अमेरिका हो या फिर चाइना अपनी नेबर कंट्रीज़ को पुअर एंड करप्ट रखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है क्योंकि ये उन्हें रीजनल हेमिगमी प्रोवाइड कराता है। एंड इसलिए अगर किसी को लग रहा है कि अब वेनेजुएला में चेंज आएगा तो ये होना काफ़ी डिफिकल्ट है क्योंकि चेंज हमेशा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से आता है, इन्विजन से नहीं। खैर, डोनाल्ड ट्रंप के डोनरे डॉक्ट्रिन पर आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि अमेरिका वेस्टर्न हेमिस्फीयर से चाइना को बाहर निकाल पाएगा? एंड अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें एंड ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।